आज हम कक्षा 10 में स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी का अध्ययन करेंगे। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी में अभी तक आपने मौर्य साम्राज्य के घटनाक्रम के बारे में पढ़ा। अब हम मौर्य शासन के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसकी बात की जाए मौर्य प्रशासन की, तो सबसे पहले आता है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है, जिन्हें तीर्थ कहा गया। तीर्थ के केंद्रीय अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। केंद्रीय प्रशासन में मुख्यतः अर्थशास्त्र में ये कहा गया कि 18 विभाग थे। 18 विभागों को जो था उनको तीर्थ कहा गया था। तीर्थ यानी मंत्री परिषद। तो जो मुख्य तीर्थ थे वो थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करते हैं प्रमुख अधिकारी जो था वो था समाहर्ता। समाहर्ता का क्या काम था? इसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। वर्तमान के वित्त मंत्री के समकालीन ये था उस समय। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो था वो राजस्व को एकत्रित करना और आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट को तैयार करना। अब आगे आता है सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। इसका मुख्य कार्य जो था वो था साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष, गृह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्ष का उल्लेख है। अर्थशास्त्र का ध्यान रखना, कौटिल्य की अर्थशास्त्र की किताब कौटिल्य के द्वारा रचित थी। आगे देखते हैं तो आगे हम पढ़ते हैं प्रांतीय शासन प्रशासन के बारे में। तो प्रांतीय प्रशासन में जो था वो अशोक के समय मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांत का शासन राजवंशी, कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे जो विषयपतियों के अधीन होते थे। यानी प्रांतीय प्रशासन जो था वो अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है और प्रांतों का जो शासन था, प्रमुख था, वो कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी के द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे। विषय बांट दिए, प्रांतों को विषयों में बांट दिया था और विषयों के जो प्रमुख थे उनको विषयपति कहते थे। अब आगे देखते हैं तो जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन था। समाहर्ता मैंने पहले बता दिया, कोषाध्यक्ष। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था जो 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्ट्री नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के समय जो 5 प्रांत थे, अभी मैंने 5 प्रांतों का जिक्र किया, तो 5 प्रांत कौन कौन से थे? एक नंबर उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। 2 अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। 3 कलिंग जिसकी राजधानी तौसली थी। 4 दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। 5वां मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये 5 प्रांत थे और उनकी ये राजधानियाँ थी। आगे बढ़ें तो आगे नगर प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन हमने पढ़ लिया, प्रांतीय प्रशासन पढ़ लिया। तो नगर प्रशासन किस प्रकार का था? मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध जो था 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो कि 6 समितियों में विभक्त था। 30 सदस्यों का एक मंडल बना हुआ था, वो नगरीय प्रशासन का शासन प्रबंध करता था जो कि 6 समितियों में बंटे हुए थे। ये जो समितियां थी ये प्रचलित 6 समितियां निम्नलिखित थी। प्रथम समिति थी उद्योगों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय जो समिति थी
वो विदेशियों की देख रेख करना का काम था उसका। विदेशों से जो लोग यात्रा पे आते थे उनकी देख रेख करती थी। तीसरी जो समिति थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा करती थी, यानी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। चतुर्थ जो समिति थी वो व्यापार और वाणिज्य को देखती थी। पांचवी जो समिति थी वो थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, यानी जो वस्तु निर्मित होगी उसको विक्रय को निरीक्षण करना, सही मूल्य पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। छठी समिति जो थी वो थी विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना, यानी छठी समिति का काम था टैक्स वसूलना बिक्री कर का 10वां भाग। तो यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि विक्रय मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो ये 6 समितियाँ थी और ये नगर प्रशासन के लिए गठित की गई थी। और इन 6 समितियों में जो कुल सदस्य थे वो 30 थे, यानी प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हो गए? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।